नमस्ते छात्रों, हमें कल्पना शेजवाल, हिंदी अध्यापिका, गोखले एजुकेशन सोसाइटी, HL हाई स्कूल मराठी मीडियम, ओझा टाउनशिप से आपका स्वागत करती हूं। हम आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं दूसरी इकाई साक्षात्कार 9 जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, रचनाकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, आपका जन्म 1941 देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। आपका परिचय। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक हैं। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ फिर भी कुछ रह जाएगा यह कविता संग्रह के रूप में प्रसिद्ध है। अज्ञेय पत्रावली ये निबंध के रूप में, अंतहीन आकाश ये यात्रा के रूप में प्रसिद्ध है। अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय बन यह यात्रा संस्मरण के रूप में प्रसिद्ध है। अस्ति और भवती यह आत्मकथा के रूप में, बातचीत यह साक्षात्कार संग्रह यह आपको पढ़ने के लिए है। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के अमृतलाल नागर मतलब नागर जी से बातचीत है। यहाँ पर तिवारी जी पूछते हैं, नागर जी, मैं आपको आपकी लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? नागर जी जवाब देते हैं, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह मतलब दादाजी। एक था सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बकीम के उपन्यास पढ़े, शरद चंद्र को बाद में। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बकीम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। थीम मतलब विषय या कथ्य। तिवारी जी फिर पूछते हैं, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? नागर जी बताते हैं, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कब लो कहो लाठी खाए। इसी ही लेखन का आरंभ मानिए। तिवारी से पूछते हैं, इस घटना के बाद आप राजनीति की और क्यों नहीं गए? नागर जी कहते हैं, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मनन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद हृदयेश थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया था। मतलब यहाँ पर 1933 में अपशकुन यह कहानी उनकी छपी गई थी। बाद में तिवारी जी पूछते हैं, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी बताते हैं, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। आंदोलन मतलब किसी बात के लिए सामूहिक प्रयत्न करना। तिवारी जी, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? करुणा मतलब दया। नागर जी कहते हैं,
वह तो आप अपने समाज से ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इससे मुझे बहुत ही प्रभावित किया। अद्भुत मतलब अनोखा। तिवारी जी पूछते हैं, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? क्रांतिकारी मतलब कोई भी स्थिति व्यवस्था में भारी उलटफेर कर देना। यहाँ क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे उस समय, उसके ऊपर उनके जो लेखन साहित्य उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इस तरह से पूछते हैं। नागर जी बताते हैं, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। कांकोरी बम कांड हो चुका था। 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। तिवारी जी, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी, आरंभिक असर है, थोड़ा ज़रूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज़ जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मैंने उनसे वहीं भेंट हुई, तो प्रायः होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी, हर तरह की। तिवारी जी, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? नागर जी कहते हैं, पहला उपन्यास लिखा 1944 में महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तिवारी जी पूछते हैं, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? नागर जी कहते हैं, हाँ। तिवारी जी, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क का प्रभाव में रहे? नागर जी बताते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राम राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। वे आजानुबाहु थे। आजानुबाहु मतलब जिस व्यक्ति के हाथ घुटने तक पहुँचते हो। ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जालियनवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा। उनके गांव भी गया। तिवारी जी पूछते हैं, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? नागर जी कहते हैं, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टे में पिलाया गया है। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वाकर सुनते थे। श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। घुट्टी, यहाँ पर घुट्टी का अर्थ है नवजात शिशु को पिलाई जाने वाली एक पाचक रेचक दवा। तिवारी जी, नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? नागर जी कहते हैं, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। उनकी भविष्यवाणियाँ कभी कभी बहुत सच होती हैं। सूर पंचशती के अवसर पर काफ़ी विवाद चला था कि सूर जन्मांध थे। जन्मांध मतलब जन्म से अंधे या नहीं। सवाल यह है कि देखता कौन है, आँख या मन? आँख माध्यम है, देखने वाला मन है। यहाँ पर नागर जी की राय है कि आँख माध्यम होती है और देखने वाला जो होता है वो मन। तिवारी जी, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? नागर जी कहते हैं, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तिवारी जी पूछते हैं, नागर जी, आपने भ्रमण को काफ़ी किया है? नागर जी, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक। इन यात्राओं को यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी
समझने का मौका मिला है। तिवारी जी पूछते हैं, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? नागर जी बताते हैं, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र हैं उसकी कहानियों में। टॉलस्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय हैं। तिवारी जी, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। नागर जी कहते हैं, हाँ, बहुत पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। तिवारी जी, अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। नागर जी, हाँ, बहुत करना पड़ा है। नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। तिवारी जी पूछते हैं, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? नागर जी बताते हैं, हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सधता है। तिवारी जी पूछते हैं, सूर में आपने मन को ही पकड़ा है? नागर जी कहते हैं, हाँ, सूर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। तिवारी जी पूछते हैं, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। नागर जी बताते हैं, स्वास्थ्य ठीक है मेरा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। एक नाव के यात्री, इनमें से यह संग्रह आपको पढ़ने के लिए दिया है। अब स्वाध्याय देखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है कृति पूर्ण कीजिए। अमृतलाल नागर जी के लेखन साहित्य सृजन में सहायक लेखक स्नेह जी, उनकी पत्रिकाएं है सरस्वती, और दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसका पत्रिकाएं हैं गृहलक्ष्मी। दूसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। पहला है उसमें, नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव। सन 1928-29 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय किए गए लाठीचार्ज के अनुभव ने नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित किया है। दूसरा प्रश्न है, नागर जी अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे, किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचने का गुण। तीसरा प्रश्न है, कोष्टक में दी गई नागर जी की साहित्य कृतियाँ का वर्गीकरण कीजिए। यहाँ पर कुछ साहित्य दिया है, उनमें से कहानी है अपशकुन और प्रायश्चित, उपन्यास है नाचो बहुत गोपाल और महाकाल, कविता संग्रह है कब लो कहो लाठी खाए, और अन्य गदर के फूल। चौथा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। नागर जी के समकालीन साहित्यकार, पहले है जगन्नाथ दास रचनाकार, दूसरे हैं शरद चंद्र, तीसरे हैं प्रेमचंद और चौथे हैं माधव शुक्ला। पांचवा प्रश्न है, लिखिए। कार्य, आलोचक है समीक्षा करना, रचनाकार का कार्य रचना करना। उसी में प्रश्न है, नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक टॉलस्टॉय और चेखव। प्रश्न छठा, एक शब्द के उत्तर लिखिए। नागर जी के प्रिय लेखक रामविलास शर्मा, नागर जी के प्रिय आलोचक पाठकीय प्रतिक्रिया देने वाले पत्र लेखन। तीसरा है, अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा।
गदर के फूल। चौथा है नागर जी का पहला उपन्यास महाकाल। सातवां प्रश्न है, लिखिए तद्धित शब्दों का मूल शब्द। इसमें पहला है साहित्यिक, इसका हो जाएगा साहित्य। दूसरा है विलायती, इसमें इसका हो जाएगा विलायत। इसमें दूसरा प्रश्न है कृदंत शब्दों का मूल शब्द। यहाँ पर पहला है खिंचाव, उसका बन जाएगा खींच जमा आओ। दूसरा प्रश्न है लिखावट, लिख जमा आवट। आठवां प्रश्न है उचित जोड़ियां मिलाइए। पहला है देसी और विलायती, दूसरा है अपशकुन, तीसरा है आनंद मठ, चौथा है रामचरितमानस। इसके रचनाकार देखना है हमें। देसी और विलायती के रचनाकार प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। दूसरा अपशकुन, इसका है अमृतलाल नागर। तीसरा है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। रामचरितमानस, तुलसीदास। अभिव्यक्ति, ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन। वाचन पर अपने विचार लिखिए। इसमें आप अपने विचार लिख सकते हैं। धन्यवाद।